गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 3-4 दिन से कोई लेक्चर मैंने लिया नहीं। और दूसरी बात, आपसे कुछ कहना भी चाहता था। अक्सर मैं पढ़ाने के बाद आपको से कुछ मांगता था, कहता था, लेकिन आज मैं आपसे शुरू में ही बता रहा हूँ कि अगर हमारे पढ़ाने से आपको तनिक भी फ़ायदा हो रहा है, आपका कुछ भी लाभ हो रहा है, तो आप अपने जैसे और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके थे, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। उसी में आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि एक समान, ये दिखाई दे रहा है क्या यहाँ बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसको आप कहोगे कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझे थोड़ा सा। ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र, हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह पर एक समान दिखे, उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसके अंदर ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम AB है। ये प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? प्लस Q और माइनस Q। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E है। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। फील्ड की टेंडेंसी यह है कि वह डाइपोल को घुमा करके अपने जैसा कर ले। जैसे मान लीजिए कि ये पेन दीजिए, ये डाइपोल ऐसे रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा इसको घूम करके ये ऐसे हो जाए, उसी के पैरेलल हो जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है। तो इस पर क्या होगा कि फील्ड के कारण इस वाले आवेश पर इधर एक बल काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमने आपको शुरू में बता रखा था, F = होता है Q/E। सॉरी, क्या बताया था आपको? E = F/Q। तो F = क्या हो जाएगा यहाँ से? Q × E। तो इस चार्ज पर इस फील्ड के कारण QE फोर्स काम किया, इस चार्ज पर भी इसी फील्ड के कारण इधर फोर्स काम करेगा QE। हम फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसके प्लस माइनस में आपको नहीं जाना है, ठीक। अब इसने इस पर फोर्स लगाया QE और यहाँ भी फोर्स लगाया QE। जैसे ये एक चीज़ है आपके पास, इससे बड़ा चीज़ नहीं मिलेगा कोई, इसे रॉड टाइप का, स्टिक टाइप का स्केल है बड़ी वाली। चलिए इस डस्टर से देख लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये और बड़ा होता तो समझाने में और बेहतर होता। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर हम इस तरफ से पकड़ के ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और आप भी इस तरफ से पकड़ के ऐसे इधर फोर्स लगा रहे हो। हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? इस तरफ। 5 न्यूटन का मान लीजिए हमने फोर्स लगाया, आपने इस तरफ लगाया 5 न्यूटन का। ये बताइए डस्टर कहीं जाएगा? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जब दो बल परिमाण में बराबर हो और दिशा में अलग हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? ये देखिए ऐसे करके तो कैंसिल कर देंगे। अब समझिएगा कि फोर्स हमने लगाया, मान लीजिए यहाँ पकड़ा इसको अपने तरफ, और प्रखर ने पकड़ा यहाँ पर, इन्होंने खींचा अपनी तरफ, ठीक है। हाँ लाइए, ये बेहतर होगा थोड़ा, इसमें समझने का प्रयास करिए। स्टिक नहीं मिली तो क्या हुआ, इसमें समझते हैं। हमने इसको यहाँ पकड़ा
हम अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पकड़ा और वो इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। बताइए दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है, अपोजिट है कि नहीं है। मेरा फोर्स इस तरफ, इनके द्वारा लगाया गया फोर्स इस तरफ, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब बताओ इस वस्तु में क्या यह वस्तु स्थिर रहेगी, ये वस्तु ऐसे रोटेट कर जाएगी, ऐसे रोटेट कर जाएगी, नहीं कर जाएगी। तो जब पहले आपको बताया गया कि दो बल परिमाण में बराबर हों और दिशा में विपरीत हों तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पकड़ा और इन्होंने भी यहीं पकड़ा, अब मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तब क्या इसमें कहीं कोई मोशन होगी, कोई गति होगी, कुछ नहीं होगी। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिए, निष्फल कर दिए। तो यहाँ पर दो बल बराबर थे, दिशा में विपरीत थे, एक दूसरे को निगलेक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर दो बल बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, जैसे एक ने यहाँ पकड़ा और एक ने यहाँ पकड़ खींचा ऐसे करके, तो इसने कैंसिल नहीं हुआ। तो जब दो बलों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों, उनको मिलाने वाली जो लाइन है, उन बलों को, उनके बीच की कुछ क्या रहे, डिस्टेंस रहे, तो वहाँ पर वो बल क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, कपल। उसको बलों का जोड़ा बोलते हैं। और जब कपल मिल जाता है तो कपल का कोई भी एक फोर्स ले लोगे, एक बल ले लोगे और इन दोनों बलों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ले लोगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, टार्क। क्या मिल जाएगा, टार्क, बलागुण मिल जाएगा। तो इसको समझना है। यहाँ इन्होंने बल लगाया इस तरफ QE, इन्होंने बल लगाया इस तरफ QE, तो ये डाइपोल ऐसे रोटेट होने लगेगा और रोटेट होकर के फील्ड के पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। समझ रहे हैं। तो इस पर क्या काम करेगा इस समय, टार्क। क्या काम करेगा, किसी भी चीज़ में अगर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हों और दोनों बलों के बीच कुछ डिस्टेंस है तो समझ लेना वहाँ क्या काम करेगा, बलाघूर्ण, टार्क काम करेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इन दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, इस बल को ऐसे ले जाओ, ये लाइन ऐसे मिला दीजिए, तो एक बल ऐसे था, एक बल ऐसे था, तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको नाम दे दो P। क्या नाम दे दीजिए इसको, P। अब यहाँ आप निकाल लीजिए। पहले आपको जो लिखना पड़ता है वो सब भाषा लिख लोगे कि कंसीडर AB be an electric dipole which is consisting from plus Q and minus Q charges. Distance between both charges is 2L. It is suspended in uniform electric field E with angle theta. Then due to electric field then due to electric field QE, two forces acted on electric dipole which tries to parallel the electric field to the electric dipole, जो कि डाइपोल को फील्ड के पैरेलल करने का प्रयास करते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए लटकाया गया है। क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव पर QE दो बलयुग्म कार्य करते हैं जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम क्या लिखेंगे, टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टार्क का फार्मूला होता है टाउ बराबर एनी वन फोर्स, कोई एक बल, गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, कोई एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर एनी वन फोर्स में कोई भी एक बल ले लीजिए तो क्या हो गया, QE। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर क्या चल रही है, BP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी वन फोर्स यही है, QE में से किसी भी एक बल को ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक बल ऐसे है, एक बल ऐसे है, दिख रहा है ना, ये उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आपके पास दिख रहा है इन ट्रायंगल APB, अगर यहाँ से साइन थीटा का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। तो परपेंडिकुलर हो गया BP, हाइपोटेंस हो गया AB। ध्यान से देख लीजिए,
परपेंडिकुलर हो गया बीपी, हाइपोटेन्स हो गया एबी। आपको एबी का मान तो पता ही है, देख लो डायग्राम में, तो बीपी अपॉन 2L। यहाँ से अगर बीपी का मान निकालना चाहो तो 2L का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बीपी इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा, और ये बीपी का मान ले आओ समीकरण 1 में रख दो। तो इधर लिखूंगा, दिखाई देगा क्या यहाँ पर, जरा बताइए। तो आप आइए यहाँ पर देखिए, बीपी का मान लाइए यहाँ रख दीजिए, कहाँ, समीकरण 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू बीपी की वैल्यू 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो 2QL को एक साथ लिख लो, फिर इसको E लिखो, फिर ये लिख लो साइन थीटा। अब 2QL को आपको पता है क्या बोलते हैं, कैपिटल P। इसको पहले बता चुके हैं, कैपिटल P इक्वल टू होता है 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पर हमने कर दिया कैपिटल P, साथ में ये E और साथ में ये साइन थीटा। तो ये आपको मिल गया टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल के साथ, तो उस पर इतना टार्क काम करेगा, उस पर इतना टार्क काम करेगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए इसको क्या लिखोगे, वेक्टर टाउ और PE साइन थीटा को कह सकते हैं P क्रॉस E। क्या कह सकते हैं बच्चों, P क्रॉस E। आपको सिखाया गया होगा कि A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा, और A डॉट B क्या होता है, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, और A डॉट B क्या होता है, AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन का पैटर्न चल रहा था PE साइन थीटा, इसलिए हमने क्या कहा, P क्रॉस E। आई बात समझ में। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब इसी में थोड़ा सा और आगे समझो। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टार्क काम किया, उसकी वैल्यू आ गई PE साइन थीटा। यहाँ से अगर आप थीटा का मान ले लो 0, इफ थीटा इक्वल टू क्या ले लो, 0 डिग्री। तो जब थीटा का मान 0 यहाँ रखोगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE साइन 0। और साइन 0 का मान क्या होता है, जरा बताओ, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, तो पूरा उत्तर क्या हो जाएगा, 0। पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर आपने ले लिया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्या ले लिया, तब जरा बताना टाउ क्या हो जाएगा, PE साइन 90। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, PE। ये अधिक मैक्सिमम टार्क है। ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम टार्क। टाउ बराबर PE, सबसे अधिक टार्क कितने लगेगा। और अगर आपने थीटा की वैल्यू कितना ले लिया, 180 डिग्री, तब टाउ क्या हो जाएगा, PE साइन 180। और साइन 180 का भी मान क्या होता है, 0। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0। जब आपने थीटा 0 लिया तो टाउ 0 आया। जब आपने थीटा का मान 0 लिया तो टाउ की वैल्यू 0 आई। जब थीटा का मान 90 लिया तो टाउ PE आया। जब थीटा का मान 180 लिया। अब समझो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा, इसकी कलम का वो देखिएगा आप, जिधर से लिखना है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मान लो ऐसा करके डाइपोल रखा है, तो थीटा 0 है। अब इसको घुमा करके हमने ऐसे कर दिया, तो थीटा कितना हो गया, 90। अब मैंने यहाँ से घुमा करके ऐसे कर दिया, तो थीटा कितना हो गया, 180। आई बात समझ में। तो जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो डाइपोल आपका जो होता है वो, सॉरी, टार्क जो होता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में जो द्विध्रुव है वह स्थायी संतुलन में होता है। किस में होता है, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 0 है तो
ये द्विध्रुव जो है वो स्थायी संतुलन में होता है। और अगर ये वाला केस आ गया तो यहाँ कह दोगे डाइपोल कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस में हो जाएगा, अनस्टेबल। समझने का बात ये है, देखो ध्यान से, आपको ये सिखाया गया है कि जब ये यहीं पर है तो का कोई टार्क क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पैरेलल करने का प्रयास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की का काम है कि अगर आपने ऐसे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि घुमा करके मैं ऐसे कर दूं। जब आपने ऐसे रखा ही है तो क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई टार्क लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो जब ऐसे रखा ही था तो टार्क नहीं लगा। जब आपने ऐसे रखा तब इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे अधिक टार्क लगाना पड़ेगा। उसने टार्क लगाया और लगा करके तब ऐसे लाया तो कितना टार्क काम किया, पीई। अब यह पैरेलल करने का प्रयास कर रहा था, तुमने ऐसे पैरेलल करके रखा, इसको इस प्रकार से रख दिया, तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नहीं लगाएगा बल्ब में। कहाँ पर थे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसको सुधारने लगा था। कहाँ पर थे हम लोग, टाउ इक्वल टू 0 जब था ये। तो अब देखिए, जब ऐसे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई टार्क नहीं लगाया, ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैक्सिमम टार्क लगाया, उसको हमने पीई बोला। क्या बोला, पीई। और जब ये ऐसे घूम के रखा था तो है तो पैरेलल, अब भी इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो इस केस में जब है तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है, अनस्टेबल में। और जब उसी के डायरेक्शन में रहेगा तो कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये दो बातें पूछता भी है, कब वह अस्थायी संतुलन में होगा और कब वह स्थायी संतुलन में होगा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, फील्ड के पैरेलल रहेगा तो स्थायी संतुलन, और जब फील्ड के एंटी पैरेलल रहेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इतना हो गया। चलिए, ये इतना हो गया है। इसके आगे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में किया गया वर्क निकालेंगे कि इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करा रहे हैं, क्योंकि अब डाइपोल फील्ड तो चाह रहा है कि मैं इसको खींच के इधर लाऊं, लेकिन अगर मैं इसको कुछ एंगल से घुमाना चाहूँगा तो मुझको उस फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होगा, ये फील्ड क्या चाहेगा, इधर लाने के लिए। हम क्या करने जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करके इसको इधर खींचेंगे। तो वही किया गया, कार्य मांगा है। तो हेडिंग क्या बन जाएगी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, टॉर्क न कहिए, वर्क डन। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल टू रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हो, टू रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा। चलिए ये सब मिटा देते हैं। अब वर्क डन को समझिए, डायग्राम तो आपका वही है। सबसे पहले आप यही बताओगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। हमें द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए लटकाया गया है। तब द्विध्रुव पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायरेक्ट यहाँ शुरू करो, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इतना क्या टार्क काम करेगा। टार्क को हम लोग किससे रिलेट कर चुके हैं, फोर्स के साथ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको घुमाना था, हम लोग इसमें फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे थे इधर और इधर, तो टार्क को आप फोर्स जैसा महसूस करके चलिएगा, है ना। बल का सूत्र क्या, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो टार्क का अगर हम देखें कि हमारे पास टार्क अगर मिल गया, हमको वर्क निकालना है, तो कहीं से डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तो हम डिस्प्लेसमेंट में जब टार्क का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वर्क डन। तो पहले आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हल्का सा घुमाओ, पूरा थीटा एंगल से मत घुमाओ, उसको आप डी थीटा एंगल से घुमाओ। डी थीटा बहुत छोटा सा कोण है, और जब हल्का सा घुमाने में किया गया कार्य आपको मिल जाएगा, तो उसको आप जहाँ से जहाँ तक घुमाना हो पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो, छोटे चीज़ को अगर तुम्हें बड़ा करना है, अगर स्मॉल थिंग्स हैं और उसको तुमको इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास लार्ज चीज़ है, क्या है बच्चों? लार्ज है, और उसको तुमने डिफरेंशिएट कर दिया तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। बड़े को छोटा करना है डिफरेंशिएशन, छोटे को बड़ा करना है इंटीग्रेशन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से घुमाने में किया गया वर्क निकालेंगे। पहले हल्का सा घुमा रहे हैं, तो नाउ वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य भी अल्प होगा, स्मॉल वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क को हम DW से लिखेंगे। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले से फोर्स का काम टाउ करेगा और डिस्प्लेसमेंट का काम आपका ये डी थीटा करेगा। अब पूरा वर्क अगर आपको निकालना है तो मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले थीटा 1 एंगल पर था, उसको आपने घुमा के थीटा 2 एंगल तक ले गए। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मान लीजिए कि कितने एंगल पर था? थीटा 1। आपने घुमा करके इसको ऐसे कर दिया तो कितने एंगल पर आप लेके चले गए? थीटा 2। तो अब थीटा 1 से थीटा 2 में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरा वर्क डन मिल जाएगा। देयरफॉर वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, नीचे दिख रहा है ना अभी? तो इसका इंटीग्रेशन करोगे DW स्मॉल वर्क है, स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करोगे तो फुल वर्क हो जाएगा, पूरा वर्क क्या हो जाएगा? W। और इसका इंटीग्रेशन कर लो थीटा 1 से थीटा 2। टाउ की वैल्यू कितनी है बच्चों? PE साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। PE को बाहर निकालो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दो। तो जब PE को बाहर निकालोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? ये याद रखिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और लिमिट लगा दोगे थीटा 1 से थीटा 2। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का नियम होता है कि जब आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। चलिए यहाँ कर देते हैं हम। अब W बराबर ये PE आपका लिखा था। अब लिमिट रखने का तरीका होता है कि इसके जगह पर एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट। तो कैसे लिखेंगे? माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस लगा करके लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या थी? थीटा 1। तो W बराबर आपको मिल गया PE, ये देखो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 हो गया, और ये माइनस का कॉस थीटा 2 हो गया। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना चाहते हो तो आपको PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये वर्क करना पड़ेगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसी में एक दो बातें और देख लो, इसी वर्क में एक दो बातें और देख लीजिए क्या होता है। कि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे समझो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले डाइपोल ऐसे रखा हुआ था। जब ऐसे रखा हुआ था तो थीटा 1 क्या हो गया? 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब तुमने घुमा करके डाइपोल को ऐसे कर दिया, कितना एंगल बन गया? थीटा। जब घुमा के ले गए तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा हो गई। तो जब 0 डिग्री से थीटा तक घुमाए हो
तब कितना काम करना पड़ा, तो वर्ग के फार्मूले में रख दीजिए पी ई कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 का मान 0 माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा। ये बन के आ गया W बराबर पी ई कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1 अब माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला भी चलता है, ध्यान देना बच्चों, ये फार्मूला भी वर्गडंग का चलता है, लेकिन ये फार्मूला कब है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य मांगेगा। अगर वो कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकालिए, तो केवल उसने बात किया 30 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा। अगर उसने कह दिया कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकालिए, तब आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, थीटा 1 का मान 30 लिखेंगे, थीटा 2 का मान 60 लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से हम फार्मूलों को भी देखेंगे, ठीक है। अब एक दो बातें और आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो काम की चीज़ है थोड़ा आपके लिए। ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल आघूर्ण व बल दोनों कार्य करते हैं, बल आघूर्ण व बल दोनों कार्य नहीं करते, बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, बल कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, बल कार्य नहीं करता। तो देखिए, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। हमने बल आघूर्ण को टाउ कहा है, अब बल को एफ कहा है, समझ गए बात को। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करता है, अभी मैंने निकाला, तो बल आघूर्ण मिला था कि नहीं मिला था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कार्य करेगा कि नहीं करेगा, तो इतना तो समझ लो कि ऐसे प्रश्न दो प्रकार से बनते हैं। एक बार वो ऐसी इसी चीज़ को एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए पूछ सकता है और एक बार असमान क्षेत्र के लिए पूछ सकता है। तो एक समान के केस हो चाहे असमान के केस हो, बल आघूर्ण कार्य करेगा ही करेगा। दोनों केस में बल आघूर्ण दोनों ही स्थितियों में कार्य करता है, पी ई साइन थीटा। तो जितने भी ऑप्शन में ये लिखा है कि बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, वो तो गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी में लिखा है कि बल आघूर्ण व बल दोनों कार्य नहीं करते, तो ये गलत ही हो गया। यहाँ भी लिखा है बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब रही बात बल की, बल आघूर्ण तो हर स्थितियों में कार्य करेगा। रही बात बल की, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ बल कार्य नहीं करता, लेकिन अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ बल कार्य करता है। असमान विद्युत क्षेत्र अगर रहेगा तो अलग अलग आवेश पर अलग अलग बल लगेंगे। जब अलग अलग बल लगेंगे तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा तो समान बल लगेंगे, समान बल लगेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वो कैंसिल करते हैं और वहाँ टार्क बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान, तो बल आघूर्ण कार्य करता है, बल कार्य नहीं करता। जवाब समझ में आया कि नहीं आया आपको? इस प्रश्न का जवाब समझ में आया है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बल आघूर्ण कार्य करता है, बल कार्य नहीं करता। मतलब टार्क इसमें वर्क करेगा और जो फोर्स होगा वो फोर्स डज नॉट एक्टेड। ओके। अगर यही प्रश्न एक समान के जगह पर असमान लिखा होता, क्या लिखा होता, असमान विद्युत क्षेत्र है, तब जरा बताओ क्या होगा? तब टार्क भी काम करेगा और बल भी काम करेगा, फोर्स भी काम करेगा। तो सही जवाब तब के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए, बल आघूर्ण और बल दोनों कार्य करते हैं। यह प्रश्न समझ में आया है? ये चीज़ें कभी कभी पूछ लिया करता है, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो। अब एक आता है आपका छोटा सा टॉपिक है सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर। तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल तब कहलाएगा जब उसको आप डायरेक्शन के साथ लेकर के चलोगे। जैसे मैंने अगर ये कोई पृष्ठ बनाया, ध्यान से देखिएगा कि ये मैंने एक पृष्ठ बनाया मान लीजिए। अब इसका जो ये क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल मान लीजिए ds है। अब पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल था वो कितना था, s था। ये छोटा सा हिस्सा मैंने इसका लिया। अब अगर आप इसका डायरेक्शन बनाओ
ये इसकी डायरेक्शन हो गई सरफेस के परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। तब इसी क्षेत्रफल को आप कहोगे डेल्टा एस वेक्टर, मान लो डेल्टा एस लिखा है, डेल्टा एस वेक्टर बराबर डेल्टा एस एन कैप, डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एस एन कैप, ऐसा बोलोगे। तो जब किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है अगर उसको सदिश के साथ लिया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश क्षेत्रफल। तो डेल्टा एस वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है, डेल्टा एस एन कैप। डेल्टा एस मैग्नीट्यूड को बताएगा और एन कैप किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। और वो डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, जैसे ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये तुमने इसका स्मॉल हिस्सा छोटा सा ले लिया कहीं से, और इसकी डायरेक्शन ऐसे सरफेस की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है एरिया वेक्टर के बाद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं बच्चों, फाई से। और विद्युत लिखा है इलेक्ट्रिक, इसलिए सफिक्स में ई लगा देते हैं, ये ध्यान देना। मैग्नेटिक फ्लक्स था तो उसको हम फाई बी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, किसी भी सरफेस से पास करने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर। अगर ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस से जितनी विद्युत बल रेखाएं इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी, किसी अन्य डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे मैंने देखिए कि ये एक सरफेस लिया, अब इसके अभिलंबवत मैंने ये बल रेखाएं निकाल दी, ये कुछ बल रेखाएं मैंने इसके अभिलंबवत ऐसे निकाल दिया, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे पहले, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, और इनटू जो इसका क्षेत्रफल था। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ये हमारे पास सरफेस था और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल ऐसे है, सॉरी ये सरफेस हो गई। अब मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल को ऐसे दिखाया, हमने यहाँ नॉर्मल को ऐसे ही लिया था, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। आप दिखाने के लिए चाहे इधर से दिखाओ चाहे इधर से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ समझाने के लिए माना कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सॉरी ये इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, और ये सरफेस का हमारे क्या है, नॉर्मल है, और ये नॉर्मल से थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। डी एस मतलब ये छोटा सा पृष्ठ लिया गया, अब पूरा पृष्ठ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। और छोटा सा पृष्ठ अगर लेते हो तो क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस थीटा। तब यहाँ फ्लक्स भी छोटा होगा, उसको डी फाई ई से लिखेंगे। अब पूरा फ्लक्स लिखोगे तो ई एस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। इसको फिर समझो, ये समझ में आया होगा। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक सरफेस था, इसका क्षेत्रफल कितना है, एस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे गई, और सरफेस की डायरेक्शन ये है, और सरफेस का नॉर्मल ये है, और सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल बन रहा है। तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का फार्मूला बन के आता है। अगर मैं छोटा सा फ्लक्स लूँगा तो मैं कहूँगा उसको ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं पूरे फ्लक्स की बात करूँगा तो पूरा फ्लक्स हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। पूरा क्षेत्रफल यहाँ ले लिया जाता है। इस थीटा को समझो, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ सरफेस। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ सरफेस। प्रश्न जो घुमा के पूछेगा वहाँ फंसोगे आप। क्या पूछेगा प्रश्न, कि अगर कोई
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फील्ड के पैरेलल हैं, सॉरी, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स कितना होगा? प्रश्न बना दूं? चलो प्रश्न बना के दिखाता हूं इसको। ये प्रश्नों को समझो, ये प्रश्न आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रश्न है इफ फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, यदि फील्ड का मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं समांतर हैं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, समांतर हैं किसके? पृष्ठ के। अब हिंदी क्या बोले कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हैं या विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है तो फ्लक्स कितना गुजरेगा? विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि समांतर शब्द का नाम सुनते ही थीटा को क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री। अभी देखो फार्मूला बनाया था, मैं यहाँ बता दूँ, ये ऊपर तो दिख नहीं रहा होगा, इधर दिख रहा है क्या? यहाँ पर, यहाँ देख लो, फ्लक्स का फार्मूला आपको बताया गया E S cos थीटा, बताया गया ना। और जैसे ही समांतर शब्द का नाम सुने तो सीधे थीटा की वैल्यू कितना लग दी? 0। अब देखो ये अगर एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है ना, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मान लीजिए इस पृष्ठ का क्या हो गया? ऐसे अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब अगर ये पृष्ठ का अभिलंब हो गया, दिखाई दे रहा है? एक पेन और दीजिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन, ऐसे गई। ये इलेक्ट्रिक लाइन जब यहाँ गई तो इसने इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा है। थीटा को पकड़िए, थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ने किससे एंगल बनाया? जो नॉर्मल से, ना कि सरफेस से। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किससे एंगल बनाया? नॉर्मल से, सरफेस से नहीं। वही थीटा है। तो प्रश्न पहले वाले में क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, इन्होंने किससे एंगल बनवा दिया? सरफेस से। जब सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब इसके पैरेलल लाइन ये हो गई, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, इसके पैरेलल ये, परपेंडिकुलर ये। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के पैरेलल रख दिए, ऐसे रख दिए, तो जरा बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? 90 अंश का। तो लिखने को वहाँ पैरेलल लिखा है, पर अगर उसको ढूंढने जाओगे तो एंगल 0 नहीं है, वो क्या है? 90 है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। क्लियर हुआ? और जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो यहाँ से तुम रखोगे ES cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो सही जवाब क्या मिल गया? A। कोई दिक्कत है? अब देखो फिर से दूसरे क्वेश्चन में, फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के। आइए, ये सरफेस, ये नॉर्मल। अब फील्ड को कैसे रखना है? फील्ड को कैसे रखना है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये लो मैंने ऐसे रख दिया। अब बताओ फील्ड नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का। कहो सर जी एंगल नहीं बन रहा है। तो एंगल नहीं बन रहा है तो कुछ एंगल नहीं है, कुछ एंगल नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। हमने कहा तुम्हारे पास कई रुपया है? तुम कह दिए गुरुजी 1 रुपया नहीं है। तो 1 रुपया नहीं मतलब 0 रुपया है। तो जब एंगल नहीं बन रहा है मतलब 0 एंगल। कोई दिक्कत? तो इस वाले केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरे वाले केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो फाई हो जाएगा ES cos 0। अब cos 0 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? तो cos 0 की वैल्यू जब 1 रखोगे तो केवल क्या बचेगा तुम्हारे पास? ES। तो सही जवाब क्या मिल गया? ऑप्शन बी। अब दूसरे वाले को, तीसरे को देखो कि फील्ड मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ सरफेस। ये फील्ड, ये नॉर्मल, अरे ये नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने सरफेस से बनाया 30 डिग्री का। ये देखो समझ में आ रहा है? नॉर्मल थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? ये सरफेस से कितना बना रहा है? 30 का। हमको सरफेस वाला एंगल लेने नहीं है, हमको एंगल कौन सा लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल से। तो जरा बताओ ये इसके साथ कितना बनाएगा? 60 डिग्री का। चूंकि ये पूरा नॉर्मल सरफेस से 90 पर होता ही है, तो जब ये 30 हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा?
60 हो जाएगा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? तीसरे वाले में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। कितनी हो गई? 60 हो गई। तो फाई बराबर क्या आ गया? ई एस cos 60। और cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? ई एस बटे 2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन घुमाते हैं। एंगल वो सरफेस का दे देगा और तुम उसी को डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर देते हो। एंगल सरफेस का दिया है तो आपको सरफेस से थोड़ा लेना है, आपको तो सरफेस के नॉर्मल से एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसी को आप लोग रिवाइज करिएगा। थोड़ा व्यस्तता होने के कारण हम इसमें वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। हम जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो मई से आपके लगातार लगभग लेक्चर आई थिंक कंटिन्यूअस मिलने लगेंगे, लगातार मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।